कहानी घटना से एक हफ्ता पहले शुरू होती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जगमगाते शहर के ऊपर आसमान में अचानक एक अजीब सी लहर पैदा हुई और फिर एक एनर्जी का गोला किसी तरह की स्पेस की रुकावट को तोड़कर धरती पर आ गया, और वो भी इस तरह कि सैटेलाइट भी उसे पकड़ नहीं पाए। इसके तुरंत बाद वो एनर्जी का गोला किसी फूल की तरह खिल गया और उसमें से ढेर सारा ऐसा पाउडर या धूल निकली जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। और जल्द ही वो धूल चारों तरफ हवा में फैल गई और फिर गंदे पानी के साथ सीवर में बह गई और कुछ ही दिनों में पानी के जरिए पूरे शहर में फैल गई। और जिसने सबसे पहले कुछ गड़बड़ महसूस की वो थी एक बर्बाद हो चुकी बायोलॉजिस्ट एना। वो पहले एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी को चोट पहुंचाने के जुर्म में जेल जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसे समाज ने निकाल दिया था और कोई भी उसे मेन स्ट्रीम में नहीं अपनाता था। कोई उसे फंडिंग नहीं देता था, इसलिए वो घर पर ही एक्सपेरिमेंट करती थी और अपना गुजारा चलाने के लिए सीवर साफ करने जैसे पार्ट टाइम काम करती थी। लेकिन उस दिन जब एना अंडरग्राउंड सीवर में गई तो उसने देखा कि काई लगी दीवारों पर अचानक से बहुत सारे मशरूम उगाए हैं। ये देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि ये उसकी समझ से बाहर था। लेकिन काम की वजह से और कोई टूल न होने के कारण एना ने बस उन मशरूम्स की एक फोटो खींच ली और सोचा कि अगली बार आएगी तो उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उसके छूने की वजह से वो मशरूम बदल गए और उनमें से वैसी ही रोशनी निकलने लगी जैसी उस एनर्जी के गोले से निकली थी। और इस छेड़छाड़ की वजह से वो एलियन जीव पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये कहा जा सकता है कि एना ही वो इंसान थी जिसने उस रहस्यमयी जीव को जगाया था, लेकिन इस वक्त उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस आसमान में मंडरा रही उस विशाल चीज को देखकर हैरान थी और उसने बिना सोचे समझे अपना फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। जबकि सरकार ने बिना देरी किए सुरक्षा मीटिंग बुलवा ली थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलन ने कहा कि इस चीज ने समाज पर बहुत बड़ा असर डाला है और सुझाव दिया कि तुरंत गोलीबारी करके इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कार्टर का मानना था कि अभी उसकी पहचान और ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है। जब तक सामने वाला कोई हिंसक कदम नहीं उठाता तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। और उसी वक्त अगले लीडर के चुनाव भी पास आ रहे थे, इसलिए दोनों ही इस बड़े फैसले में अपना दबदबा बनाना चाहते थे और उनके गुटों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि एलन अभी भी नंबर 2 की पोजीशन पर था, इसलिए वो हार गया और उसकी बात नहीं मानी गई। लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए कार्टर ने सैटेलाइट से इसकी जांच करने का आदेश दिया और साथ ही सेना को भी तैयार रहने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। और दूसरी तरफ एना ने जब फोटो को ध्यान से देखा तो उसे अचानक पता चला कि आसमान में मंडरा रही चीज और सीवर के मशरूम की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ये सुराग मिलते ही उसने तुरंत पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन तब तक लोगों के फोन कॉल्स सरकारी नंबर जाम हो चुके थे। तो एना ने पहले अपने पति अरविंद को यह बात बताई, लेकिन उसने कहा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है और अपनी पत्नी से कहा कि वो जल्दी घर वापस आए और सामान पैक करके जान बचाकर भागे। तब तक पूरी दुनिया की मीडिया इस खबर को जोरों शोरों से दिखाने लगी थी। अमेरिका ने तुरंत अपने लोग वहां भेज दिए और दादागिरी दिखाते हुए कहा कि भले ही ये एलियन जीव स्वीडन के ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये धरती का नहीं है इसलिए ये एक इंटरनेशनल मामला है। उन्हें न सिर्फ इसे अपने कंट्रोल में लेने का पूरा हक है, बल्कि उनके पास बड़ी लैब्स और एक्सपर्ट्स भी हैं जो जल्दी पता लगा सकते हैं कि इससे धरती को कोई खतरा है या नहीं। एलन तो अमेरिका को खुश करके उनका बाहर से सपोर्ट लेना चाहता था ताकि अगले चुनाव में उसे मदद मिल सके। लेकिन इस तरह की बदतमीजी भरी बातों से कार्टर को बहुत गुस्सा आया। सामने वाले की हरकतें साफ तौर पर उनके देश की आजादी में दखल दे रही थी। लेकिन एक लीडर होने के नाते उसने मामले को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि कहा कि इस मामले को संभालने के लिए उनके पास भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और वो इंसान था सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का क्राइसिस एक्सपर्ट रेगो, जिसने उस वक्त सैटेलाइट से देखकर यह पक्का कर लिया था कि वो रहस्यमयी जीव कोई गैस या इल्यूजन नहीं है, बल्कि सच में मौजूद एक असली चीज है। और सैटेलाइट इमेजेस की जांच के बाद पता चला कि पिछले एक हफ्ते में कोई भी चीज धरती के वायुमंडल को पार करके अंदर नहीं आई है। यानी कि वो चीज बस हवा में से अचानक पैदा हो गई थी। रेगो ने हैरान होने के साथ साथ तुरंत एक प्लान बनाना शुरू किया। सबसे पहले हवा की जांच करनी थी ताकि देखा जा सके कि क्या इस चीज से बैक्टीरिया, वायरस या कोई और खतरनाक चीजें तो नहीं निकल रही। लेकिन उन्होंने जो ड्रोन जांच के लिए भेजा था वो उसके पास जाते ही उसका सिग्नल टूट गया। खैर, इससे ये तो पक्का हो गया कि सामने वाला कोई जिंदा जीव है जिसके अंदर किसी तरह की एनर्जी है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कोई जांच कर पाते, छेड़छाड़ की वजह से एलियन जीव में फिर से बदलाव हुआ और उसने अपने अंदर से बारिश की तरह बहुत सारा लिक्विड यानी तरल पदार्थ छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग इससे बचना चाहते थे वो इधर उधर छुपने लगे, लेकिन एक औरत जिसके ऊपर वो लिक्विड गिर गया वो अचानक से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर सब और ज्यादा डर गए और किसी ने भी बाहर जाकर उसे बचाने का रिस्क नहीं लिया और वो बेचारी उस अनजान लिक्विड की मार झेलते हुए धीरे धीरे मर गई। लेकिन सरकार ने जांच के बाद बताया कि उस लिक्विड बारिश में कोई वायरस नहीं था
उस औरत की मौत सिर्फ अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उस औरत की मौत का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। अब सबको यही लग रहा था कि ये एलियन जीव इंसानों की जान के लिए खतरा है। लोगों के डर को रोकना अब नामुमकिन हो गया था। शहर के लोगों को शांत करने के लिए सरकार को मजबूरी में पहले शहर खाली करने का आदेश देना पड़ा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलन ने मीडिया का सहारा लेकर कार्टर पर हमला बोल दिया और उस पर सवालों की झड़ी लगा दी कि उसने पहले ही मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया। वो कार्टर पर राजनीतिक दाग लगाकर अगले चुनाव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अमेरिका ने भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कानून का बहाना बनाकर एक बार फिर से इस मामले को अपने हाथ में लेने की मांग की और दबाव बनाने के लिए पास के समंदर में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया। और तभी एलियन जीव में फिर से बदलाव होने लगा। उसका शरीर लगातार चमकने लगा। बाहर से पड़ रहे इतने दबाव की वजह से कार्टर को हार माननी पड़ी और उसने फैसला किया कि अगली रात वो उस चीज को तबाह करने के लिए हमला करेंगे। लेकिन एना जो ये सब देख रही थी, उसके दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत अंडरग्राउंड सीवर में फिर से कंफर्म करने गई और उसने देखा कि वो मशरूम भी बिल्कुल उसी पैटर्न में चमक रहे थे और चमकते हुए मशरूम मिलकर मानो कोई बात कह रहे थे। ये देखकर एना को यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच पक्का कोई कनेक्शन है। उसने रिसर्च के लिए कुछ मशरूम तोड़ लिए और जब उसने उन्हें काटा तो उनमें से एक सुनहरा लिक्विड बहने लगा। लेकिन पैसे न होने के कारण उसका सस्ता माइक्रोस्कोप ये नहीं बता सकता था कि उसमें क्या चीजें मौजूद हैं। कोई और रास्ता न देखकर एना चुपके से एक प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट बेस में घुस गई। उस वक्त शहर खाली होने की वजह से बेस में कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता जो पहरेदारी कर रहा था। उसने एना को देख लिया। जब कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा और अलर्ट हो गया तो एना ने बैग में रखे कुछ मशरूम निकालकर उसे शांत करने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं हुआ कि बूढ़ा कुत्ता सिर्फ उसकी महक सूंघकर ही शांत हो गया। और तो और वो प्यार से एना को लैब के अंदर तक ले गया। जल्द ही एना ने बिना किसी परेशानी के डेटा एनालिसिस पूरा कर लिया और उसे पता चला कि उस लिक्विड में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे ही उसने फोटो खींची और जाने लगी, पास ही गश्त लगा रहे एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बूढ़े कुत्ते ने अपने साथी गार्ड की मदद करने के बजाय उसे रोकने की कोशिश की ताकि एना आसानी से भाग सके। और उसी वक्त रेगो को अभी भी लग रहा था कि बिना सोचे समझे इतनी जल्दी हमला करना ठीक नहीं है। उसने रिस्क लेकर हेलीकॉप्टर से पास जाकर उसे देखने का फैसला किया। इस बार वो बिना किसी दिक्कत के एलियन जीव के पास पहुंच गए, लेकिन अगले ही पल छेड़छाड़ की वजह से उसने बहुत सारी गैस छोड़ दी। रेगो डर गया कि इस गैस में कोई खतरा हो सकता है। उसने पायलट से तुरंत वहां से निकलने को कहा और फिर जांच करने पर पता चला कि उस गैस में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन था, जिससे आसानी से धमाका हो सकता था। सरकार जो हमला करने की सोच रही थी, वो ये सुनकर फिर से सोच में पड़ गई। अगर वो चीज पलटवार ना भी करे तो उसके इतने बड़े साइज में मौजूद हाइड्रोजन गैस के फटने से पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन अब वो चीज सिर पर लटकती तलवार बन चुकी थी और बाहर के इतने दबाव को देखते हुए कार्टर ने आखिरकार उसे मार गिराने का रिस्क लेने का फैसला किया। जल्द ही आधी रात हो गई। शहर के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। तभी एना आखिरकार उस जगह पर पहुंची, लेकिन वो पास जाते उससे पहले ही सैनिकों ने उसे रोक लिया। खुशकिस्मती से रेगो वहां से गुजर रहा था। एना को चिल्लाते हुए सुनकर कि एलियन के अंदर हाइड्रोजन है और उसे गिराने से बड़ा धमाका हो सकता है, रेगो तुरंत समझ गया कि इस औरत को कुछ पता है। उसने सैनिकों से उसे अंदर आने देने को कहा। तब जाकर एना को अपनी खोज के बारे में बताने का मौका मिला। उसने बताया कि वो मशरूम उस एलियन जीव द्वारा पैदा किए गए स्पोर्स हैं और शायद उनका मकसद इंसानों से बातचीत करना है। और जानकारी देने के अलावा इन मशरूम्स में शांत करने वाला और मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशन पैदा करने वाला असर भी हो सकता है। ये सुनकर रेगो तुरंत वापस गया और हमले को रोकने का प्रस्ताव रखा। कार्टर के दिल में भी ये बात सही लग रही थी, लेकिन इतने से सबूत के आधार पर उसके लिए अपना फैसला बदलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा दबाव था। कार्टर ने कहा कि हमले में अभी 1 घंटा बाकी है। अगर इस बीच कोई और पुख्ता सबूत मिल जाए तभी वो इस प्लान को रोक सकता है और सब लोगों का मुंह बंद कर सकता है। और क्योंकि इस समय सबकी नजरें इसी मामले पर टिकी हुई थीं, इसलिए वो लोग कोई भी काम खुलकर नहीं कर सकते थे। सब कुछ छुपकर करना पड़ रहा था। रेगो के पास अब कोई टीम नहीं बची थी, इसलिए वो एना के पास गया और दोनों ने तुरंत साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। जब रेगो ने एना की ये थ्योरी सुनी कि मशरूम एलियन से बात करने का एक तरीका हो सकते हैं, तो उसने बिना डरे मशरूम अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत महान इंसान था। असल में उसे कैंसर था और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ ही देर में रेगो को अजीब सा महसूस होने लगा। जिस सोफे पर वो बैठा था वो उसे धीरे धीरे बहुत नरम लगने लगा। घबराकर वो तुरंत खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब एक अजीब सी कल्पना वाली दुनिया में पहुंच चुका है, जैसे सब कुछ सपना हो।
उसी समय उसे एक बड़े गड्ढे के अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो अंदर एक खिलौना रोबोट पड़ा हुआ था। ये वही रोबोट था जो उसके बचपन की सबसे गहरी यादों से जुड़ा हुआ था। उसके पिता ने मरने से पहले उसे यही आखिरी तोहफा दिया था। असल में एलियन जीव ने उसकी उसी याद को एक रूप दे दिया था ताकि वो उससे बात कर सके। उधर बाहर खड़ी एना लगातार उसे याद दिला रही थी कि एलियन को शहर से दूर जाने के लिए कहना है। रेगो ने एना के बताए हुए लोकेशन पॉइंट्स एलियन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी हमला शुरू होने का समय आ गया। अपने फोन पर कोई मैसेज ना मिलने की वजह से दबाव में टूट चुके कार्टर ने हमला करने का आदेश दे दिया। हमले के आदेश के साथ ही पहले से तैयार मिसाइलें ऊपर उठीं और उन्होंने अपना निशाना सेट कर लिया। लेकिन ठीक उसी समय आसमान में मंडरा रहा वो विशाल एलियन जीव धीरे धीरे हिलने लगा और कुछ ही पलों में वो निशाने की सीमा से बाहर निकल गया और दूर उड़ने लगा। ये सब अचानक इतना जल्दी हुआ कि सैनिक पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। खुशकिस्मती से रेगो और एना ने सही समय पर कार्टर को हालात के बारे में बता दिया था। कार्टर जोर से चिल्लाया और तुरंत हमला रोकने का आदेश दे दिया। एक ऐसी स्पेस वॉर जो बस शुरू होने ही वाली थी बिना किसी नुकसान के टल गई। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इंसानों ने शायद उसे खत्म करने का अपना इकलौता मौका खो दिया है। कुछ समय बाद वो एलियन जीव चुपचाप उन लोकेशन पॉइंट्स वाले घने जंगलों तक पहुंच गया। ये जगह इंसानों से बहुत दूर थी, जहां अगर लड़ाई भी होती तो नुकसान कम होता। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस एलियन में फिर से बदलाव शुरू हो गया। अचानक उसने नीचे की तरफ जोर से एक पॉड फेंक दिया, यानी एक अजीब सा अंडा जैसा ढांचा। क्योंकि लोकेशन रेगो और एना ने ही दी थी, इसलिए सरकारी टीम के पहुंचने से पहले वही दोनों वहां पहुंच गए और इस बदलाव को देखने वाले वो पहले इंसान बने। जैसे ही उन्होंने उस चीज को देखा, वो उसे करीब से देखने आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि वो पॉड लगातार चमक रहा था। इतना ही नहीं, उसकी ऊपरी सतह पर एक हल्की सी एनर्जी लेयर भी बनी हुई थी। एना ने हिम्मत करके उसे हाथ लगाया। उसे हल्का सा करंट जैसा एहसास हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। समय बहुत कम था और आराम से रिसर्च करने का मौका नहीं था, इसलिए एना ने जल्दी से एक डिब्बे में नीचे की थोड़ी मिट्टी भर ली और वहां से तुरंत निकल गई। फिलहाल के लिए खतरा टल चुका था। अब एना आराम से अपनी रिसर्च कर सकती थी। वहीं रेगो भी जल्दी वापस लौट गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। कुछ समय के लिए रेगो और एना अलग अलग हो गए। थोड़ी ही देर बाद सेना वहां पहुंच गई और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उसी समय छोटे छोटे स्टार फिश जैसे रेंगने वाले जीव चुपचाप गड्ढे से बाहर निकल रहे थे और फिर जंगल की तरफ भाग गए। कुछ समय बाद रिसर्च के लिए आए प्रोफेसर ने जब उस पॉड की जांच की तो वो हैरान रह गया। उसे पता चला कि उस अंडे में किसी तरह का रेडिएशन खतरा नहीं था, बल्कि वो अनगिनत बिजली पैदा करने की क्षमता रखता था। अगर इंसान उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो ये एनर्जी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता था। ये सुनते ही एलिन को इसमें बहुत बड़ा फायदा नजर आने लगा। अब वो उस एलियन पर हमला नहीं करना चाहता था। वो वापस गया और कार्टर से माफी मांगी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने माना कि वो पहले बहुत जल्दबाजी कर रहा था और उसने कार्टर पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। इसके बाद उसने एक नया सुझाव दिया। उसने कहा कि सबको मिलकर एक एलियन लाइफ कमेटी बनानी चाहिए जो इस रहस्यमयी चीज की शुरुआत और इसके इस्तेमाल के तरीकों पर गहराई से रिसर्च करे। कार्टर ने यह बात मानी और रेगो और एना को भी उस कमेटी में शामिल कर लिया। अब पहली बार एना खुलकर अपनी रिसर्च कर सकती थी। पहले घर के खराब औजारों की वजह से उसे कुछ खास पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब प्रोफेशनल मशीनों की मदद से उसे कई चौंकाने वाली बातें पता चलने लगीं। जल्दी ही एना को पता चला कि उस सैंपल में पूरा और सही डीएनए मौजूद था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी कोशिकाएं अंधेरे में बहुत तेजी से बढ़ती थीं, लेकिन जैसे ही उन पर रोशनी पड़ती उनकी हरकत अचानक रुक जाती। ये बात समझते ही एना को अचानक कुछ याद आया। उसे लगा कि शायद वो पॉड असल में किसी बच्चे को बढ़ाने वाली मशीन जैसा हो सकता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां कोई जीव धीरे धीरे बड़ा होता हो। अगर सच में ऐसा था तो हो सकता है कुछ छोटे जीव पहले ही बाहर निकल चुके हों। ये सोचते ही एना उसी रात अंधेरे में उस बंद और सुरक्षित इलाके की तरफ निकल पड़ी। काफी देर खोजने के बाद आखिर एक कोने में उसे पेड़ की टहनी के नीचे दबा हुआ
एक छोटा सा रेंगने वाला जीव दिखाई दिया। लग रहा था कि वो ठीक से बड़ा नहीं हो पाया था। ऐना ने जल्दी से टहनी हटाई और उस छोटे जीव को बचा लिया। जब उसने उस अजीब और अनजान जीव को अपने हाथ में उठाया तो उसके मन में एक नया ख्याल आया। ऐना हमेशा से मशहूर होना चाहती थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अभी इस जीव के बारे में किसी को नहीं बताएगी, बल्कि चुपके से इसे अपने घर ले जाएगी, ताकि सबसे पहले वो खुद इस पर रिसर्च करे और दुनिया के सामने कोई बड़ा खुलासा करके सबको हैरान कर दे। उसे ये नहीं पता था कि वो जीव क्या खाता है, इसलिए उसने पहले उसके सामने कुछ पत्ते रख दिए, फिर उसे एक पिंजरे में बंद किया और ऊपर से कपड़ा डाल दिया ताकि रोशनी उस तक ना पहुंच सके। साथ ही उसे डर भी था कि कहीं उसका पति इसे देखकर कोई बड़ा तमाशा ना खड़ा कर दे। हाल ही में बड़ा संकट तो टल गया था, लेकिन इंटरनेट पर अब भी लोग उस रहस्यमयी चीज के खतरे को लेकर बातें कर रहे थे। अरविंद अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था, लेकिन ऐना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय बंद इलाके के पास वाले जंगल में कई रेंगने वाले जीव एक लाश को खा रहे थे। उधर ऐना, जिसे इस बात की कोई खबर नहीं थी, हर दिन उस छोटे जीव का डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे उसे उस जीव से लगाव होने लगा और इसी वजह से उसने उसका नाम कैस्पर रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐना ने एक अजीब बात नोटिस की। हालांकि वो जीव खाना खा रहा था, फिर भी उसका बढ़ना लगभग रुक चुका था और बाद में उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रहा था। मजबूरी में ऐना को उसके शरीर से थोड़ा खून निकालकर टेस्ट करना पड़ा। इसी बीच हाईवे के किनारे एक औरत ने अपनी गाड़ी रोकी। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने जंगल के अंदर किसी इंसान को देखा हो। उसे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है, इसलिए वो मदद करने के लिए पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली गई। लेकिन अगले ही पल वो डर के मारे अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस डरावने जीव को खुद से दूर धक्का दिया। कुछ ही समय में ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और हर तरफ हंगामा मच गया। सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। तब पता चला कि जंगल में ऐसे और भी कई जीव मौजूद हैं, लेकिन जिस लाश को वो खा रहे थे वो किसी हत्या का मामला नहीं था। असल में वो एक शिकारी था जिसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उन जीवों को बस इत्तेफाक से उसकी लाश मिल गई थी। सुरक्षा के लिए सरकार ने बंद इलाके की सीमा और बढ़ा दी ताकि ये जीव बाहर ना निकल सकें, और जो छोटे जीव अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लिया गया। इधर लोगों में इन जीवों के इतनी तेजी से बढ़ने को लेकर डर फैलता जा रहा था, लेकिन ऐना के मन में एक अलग सवाल चल रहा था। वो सोच रही थी, जंगल वाले जीव इतने स्वस्थ और ताकतवर कैसे हैं, जबकि उसका कैस्पर धीरे धीरे मरने जैसी हालत में पहुंच रहा था। इस पहेली को समझने का सिर्फ एक तरीका था, जंगल वाले जीवों के खून का सैंपल लेकर उसकी जांच करना। लेकिन ऐना के पास इसकी इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी छुपाई हुई बात रेगो को बता दी। रेगो को पता था कि यह काम कानून के खिलाफ है, लेकिन वो भी इन रहस्यमयी जीवों का सच जानना चाहता था। अपने मन में काफी संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसने ऐना की मदद करने का फैसला कर लिया। जांच के बाद उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। कैस्पर अपने बाकी साथियों की तरह जिंदा और स्वस्थ नहीं रह पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में एक बहुत जरूरी तत्व की कमी थी। और जब उन्होंने दोनों हालात की तुलना की तो उन्हें सिर्फ एक बड़ा फर्क दिखा, उनके रहने का माहौल। तभी ऐना को अंदाजा हुआ कि जंगल में जरूर ऐसा कुछ होगा जिसमें कैस्पर के लिए जरूरी चीज मौजूद हो। और सच में उन्हें जंगल में वही मशरूम मिल गए। दूसरी तरफ जब लोगों को पता चला कि ये जीव हर समय हमला नहीं करते, तो कई लोग तमाशा देखने वहां जमा होने लगे। लोग उन्हें जानवरों की तरह चिढ़ाने लगे और उन पर खाना फेंकने लगे। भूख से परेशान कुछ जीवों ने लोगों के फेंके हुए केले उठा लिए, लेकिन तभी एक पालतू कुत्ता अचानक भागता हुआ उनके बीच पहुंच गया। ही पलों बाद लोगों को एक काला धुआं सा उठता दिखाई दिया और उसके साथ कुछ चबाने जैसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी लोगों को डर के मारे समझ आया कि ये जीव पूरी तरह शांत या बिल्कुल बेखतर नहीं है। कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई। इधर इंटरनेट पर एक मोटा ब्लॉगर जो हमेशा एलियन जीवों को खतरनाक बताता रहता था, इस मौके का फायदा उठाने लगा। वो फिर से जोर शोर से डर फैलाने वाली बातें करने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। ये सब देखकर अरविंद अपनी पत्नी को लेकर और ज्यादा परेशान हो गया।
उधर सरकार भी अचानक हुई इस घटना